नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं भारत के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन या मूल संरचना सिद्धांत की। ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो असल में संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच चली एक लंबी रस्साकशी से निकली है। और यकीन मानिए, इसी कहानी ने तय किया कि भारत का लोकतंत्र आज कैसा दिखता है। तो सवाल बहुत सीधा था, लेकिन इसका जवाब उतना ही मुश्किल। सवाल ये था कि क्या संसद, जिसे लोगों ने चुना है, उसके पास इतनी ताकत हो सकती है कि वो संविधान में कुछ भी बदल दे? क्या वो संविधान की रूह, उसके सबसे बुनियादी सिद्धांतों को भी बदल सकती है? तो इसकी शुरुआत होती है आज़ादी के ठीक बाद के भारत से। एक नया देश, एक नया संविधान और एक बड़ा सवाल हवा में था। एक तरफ थी संसद की ताकत और दूसरी तरफ थे नागरिकों के मौलिक अधिकार। और बहुत जल्द इन दोनों के बीच एक जबरदस्त टक्कर होने वाली थी। देखिए, इस पूरी खींचतान के सेंटर में थे संविधान के 2 आर्टिकल। समझ लीजिए कि ये दोनों आमने सामने खड़े थे। एक तरफ था आर्टिकल 368 जो संसद को कहता था आप संविधान बदल सकते हैं, और दूसरी तरफ था आर्टिकल 13 जो कहता था कोई भी कानून नागरिकों के मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकता। अब असली पेंच यही था कि क्या संविधान में किया गया बदलाव यानी अमेंडमेंट आर्टिकल 13 के तहत एक कानून माना जाएगा या नहीं। इसी एक सवाल पर सब कुछ टिका था। तो चलिए अब देखते हैं कि ये खेल शुरू कैसे हुआ, क्योंकि शुरुआती कुछ दशकों में कोर्ट के फैसलों ने इस पावर बैलेंस को किसी पेंडुलम की तरह इधर से उधर झुलाया। सबसे पहले 1951 के शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, पार्लियामेंट की पावर अनलिमिटेड है, वो फंडामेंटल राइट्स समेत कुछ भी बदल सकती है। तो पलड़ा संसद की तरफ झुक गया। लेकिन फिर 16 साल बाद 1967 में गोलकनाथ केस में कोर्ट ने एक जबरदस्त यू टर्न ले लिया। कोर्ट ने कहा नहीं, फंडामेंटल राइट्स तो ट्रांसेंडेंटल हैं, मतलब वो इतने पवित्र हैं कि पार्लियामेंट उन्हें छू भी नहीं सकती। अब पलड़ा पूरी तरह से दूसरी तरफ झुक गया। अब जाहिर है संसद को यह बात पसंद नहीं आई, तो गोलकनाथ के फैसले के जवाब में संसद ने भी अपना दाव चला। 1971 में आया 24वां संविधान संशोधन, और इसमें साफ साफ लिख दिया गया कि संसद की संविधान बदलने की ताकत पर कोई भी रोक टोक नहीं है। वो चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को भी बदल सकती है। ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को सीधी चुनौती थी। और इसी टकराव के बीच मंच पर एंट्री होती है भारतीय संविधान के इतिहास के सबसे बड़े केस की। साल था 1973 और केस का नाम था केशवानंद भारती। इस एक केस ने सब कुछ बदल कर रख दिया, हमेशा के लिए। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही शानदार रास्ता निकाला। कोर्ट ने कहा ठीक है संसद, आपके पास संविधान को अमेंड करने की पावर है, जरूर है, लेकिन यह पावर अनलिमिटेड नहीं है। कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी, और वो रेखा थी बेसिक स्ट्रक्चर की। मतलब आप संविधान में बदलाव कीजिए, लेकिन आप उसकी नींव, उसकी आत्मा यानी कि उसकी मूल संरचना को नहीं बदल सकते, उसे नष्ट नहीं कर सकते। ये वाकई एक क्रांतिकारी फैसला था। तो एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। 1951 संसद सुप्रीम, 1967 फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम, 1971 संसद ने फिर कहा हम ही सुप्रीम हैं, और फिर 1973 में केशवानंद भारती केस ने आकर कहा नहीं, संविधान सुप्रीम है और उसकी मूल संरचना को कोई नहीं छू सकता। एक बीच का रास्ता निकल गया। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सिद्धांत तो बन गया, पर अब इसकी असली अग्नि परीक्षा होनी बाकी थी। क्या ये सिद्धांत टिक पाएगा? और पहली ही परीक्षा बहुत बड़ी थी। 1975 में इंदिरा गांधी के केस में 39th अमेंडमेंट लाया गया। इसने प्रधानमंत्री के चुनाव को किसी भी कोर्ट में चैलेंज करने से ही रोक दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए बेसिक स्ट्रक्चर वाले हथियार का इस्तेमाल किया। कोर्ट ने कहा फ्री एंड फेयर इलेक्शन यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की मूल संरचना का हिस्सा है। आप इसे एक अमेंडमेंट से खत्म नहीं कर सकते, और उस कानून को रद्द कर दिया। इस फैसले से सरकार और संसद फिर से भिड़ गए, और इस बार का जवाब शायद सबसे सीधा और सबसे बड़ा हमला था। 1976 में आया 42वां संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसमें साफ साफ कहा गया कि संसद की पावर पर कोई लिमिटेशन नहीं है और किसी भी अमेंडमेंट को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। मतलब उन्होंने सीधे सीधे बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को ही खत्म करने की कोशिश की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी पीछे हटने को तैयार नहीं था।
1980 का मिनोवा मिल्स केस इस लड़ाई का फाइनल राउंड था। कोर्ट ने 42nd अमेंडमेंट के उस हिस्से को ही गैर संवैधानिक घोषित कर दिया। और तर्क क्या दिया? तर्क ये दिया कि जुडिशियल रिव्यू यानी कोर्ट की समीक्षा करने की शक्ति खुद संविधान की मूल संरचना का एक अहम हिस्सा है। संसद इसे कैसे छीन सकती है? और बस इस फैसले के बाद बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भारत के संविधान में चट्टान की तरह मजबूत हो गया। कोर्ट ने इस केस में एक बहुत ही पावरफुल बात कही थी। उन्होंने कहा, जिसे एक सीमित शक्ति दी गई हो वो उसी शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी शक्ति को असीमित नहीं बना सकता। कितनी सीधी और गहरी बात है ना। अच्छा, तो हम इतनी देर से मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, पर सवाल यह है कि आखिर इसमें आता क्या क्या है। चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कभी इसकी एक फिक्स्ड लिस्ट नहीं दी कि भाई ये 10 चीजें बेसिक स्ट्रक्चर हैं। नहीं, कोर्ट ने इसे जानबूझकर खुला रखा है ताकि ये समय के साथ केस दर केस विकसित हो सके। ये एक तरह की लिविंग डॉक्ट्रिन है। लेकिन हाँ, अलग अलग फैसलों से कुछ चीजें साफ हो चुकी हैं जो इसका हिस्सा हैं, जैसे कि सरकार के स्ट्रक्चर से जुड़ी बातें। मिसाल के तौर पर संविधान ही सबसे ऊपर है, यानी सुप्रेमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देश का लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक स्वरूप, सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा और धर्मनिरपेक्षता। और फिर आती हैं वो चीजें जो सीधे सीधे नागरिकों के अधिकारों और न्याय से जुड़ी हैं, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू की शक्ति, कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, समानता का सिद्धांत, देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का होना, और सबसे जरूरी न्यायपालिका की स्वतंत्रता ताकि वो बिना किसी दबाव के काम कर सके। तो कुल मिलाकर ये सिद्धांत आज भारतीय संविधान का एक तरह से गार्डियन या संरक्षक बन चुका है। तो आज की तारीख में स्थिति एकदम क्रिस्टल क्लियर है। संसद संविधान में बदलाव कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन वो संविधान की उस मूल संरचना को हाथ नहीं लगा सकती। और इसकी कट ऑफ डेट है 24 अप्रैल 1973, जिस दिन केशवानंद भारती का फैसला आया था। और ये पूरी कहानी हमें आज भी एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। किसी भी लोकतंत्र में देश के सबसे बुनियादी मूल्यों का आखिरी गार्डियन कौन होना चाहिए? क्या वो लोग जिन्हें जनता हर 5 साल में चुनती है, यानी संसद, या फिर एक आजाद न्यायपालिका जिसका काम संविधान की रक्षा करना है? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, पर इस पर सोचना बहुत जरूरी है। तो भारत को सच में चलाता कौन है? ये एक ऐसा सवाल है ना जिसके कई जवाब हो सकते हैं। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं एक एक करके। हमारा संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक हेड ऑफ स्टेट बनाता है, प्रेसिडेंट, और उन्हें इतनी सारी पावर्स देता है कि कागज पर तो वही सबसे पावरफुल लगते हैं, पर क्या सच में वही असली बॉस हैं? चलिए पता लगाते हैं। इस सवाल का जवाब समझने के लिए ना हमें 2 तरह के हेड्स को समझना होगा। एक होता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, और दूसरा होता है रियल एग्जीक्यूटिव यानी सरकार का असली हेड। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड से, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आखिर उनका रोल क्या है? संविधान उन्हें कौन कौन सी पावर्स देता है? अब देखिए एक इंटरेस्टिंग बात। प्रेसिडेंट को हम और आप यानी आम जनता डायरेक्ट नहीं चुनती। उनका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है एक इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए। और इसमें कौन होते हैं? इसमें होते हैं पार्लियामेंट और स्टेट्स के चुने हुए मेंबर्स यानी एमपीज और एमएलएज। और हाँ, प्रेसिडेंट बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस भी हैं, जैसे कि आर्टिकल 58 के मुताबिक कैंडिडेट की उम्र कम से कम 35 साल होनी ही चाहिए। ये इस पोस्ट की सीरियसनेस और एक्सपीरियंस की ज़रूरत को दिखाता है। और पावर्स की बात करें तो लिस्ट काफ़ी लंबी है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, इमरजेंसी, जुडिशियल और यहाँ तक कि ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी करने जैसी कई पावर्स देता है। सुनने में तो लगता है वाओ कितनी सारी पावर्स हैं, है ना? एक एग्जाम्पल लेते हैं ऑर्डिनेंस पावर का, आर्टिकल 123। इसके हिसाब से जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो प्रेसिडेंट के पास कानून जारी करने की पावर होती है। ये एक बहुत बड़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर है। लेकिन इतनी पावर्स के साथ अकाउंटेबिलिटी भी आती है। प्रेसिडेंट को हटाया भी जा सकता है इम्पीचमेंट के जरिए अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करते हैं।
ये प्रोसेस पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में शुरू हो सकती है और इसे पास करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो इतनी सारी पावर्स, इतना स्ट्रॉन्ग पोजीशन, सब ठीक है, लेकिन यहीं पर कहानी में आता है एक ट्विस्ट, और ये ट्विस्ट है आर्टिकल 74। और ये आर्टिकल सब कुछ बदल देता है। आर्टिकल 74 कहता है कि प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, जिसके हेड होंगे प्राइम मिनिस्टर। और सबसे जरूरी बात, प्रेसिडेंट को उस एडवाइस के मुताबिक ही काम करना होगा। तो सोचिए, असली चाबी फिर किसके हाथ में हुई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वाइस प्रेसिडेंट के रोल को देखते हैं। इस पूरे सिस्टम में उनकी जगह कहाँ है? देखिए, वाइस प्रेसिडेंट का जो मेन काम है वो है राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के तौर पर काम करना। वो सरकार के डे टू डे एग्जीक्यूटिव डिसीजंस का हिस्सा नहीं होते। तो अब आते हैं असली पावर सेंटर पर, वो पोजीशन जिसके पास आखिरकार सारी एग्जीक्यूटिव पावर होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की। तो फर्क साफ है ना? प्रेसिडेंट है हेड ऑफ स्टेट यानी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, जबकि प्राइम मिनिस्टर है हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी रियल एग्जीक्यूटिव। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे प्रेसिडेंट एक कंपनी के चेयरमैन है और प्राइम मिनिस्टर उस कंपनी के सीईओ, जो असली डिसीजंस लेते हैं और कंपनी चलाते हैं। सोच के देखिए, प्राइम मिनिस्टर ही गवर्नमेंट को लीड करते हैं, अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं, प्रेसिडेंट और काउंसिल के बीच लिंक का काम करते हैं और लोकसभा में अपनी पार्टी के लीडर भी होते हैं। इन्हीं सब रोल्स की वजह से वही असली पावर सेंटर बन जाते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर अकेले काम नहीं करते, आखिर उनके साथ होती है उनकी पूरी टीम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये असल में सरकार का इंजन है जो मिलकर देश को चलाने का काम करती है। और ये सब काम करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पर, जिसे कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर्टिकल 75 कहता है कि पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपने हर काम के लिए एक यूनिट की तरह लोकसभा को जवाबदेह है। इसका मतलब यह है कि अगर सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो पूरे कैबिनेट को रिजाइन करना पड़ता है। तो हमने सभी मेन प्लेयर्स को समझ लिया है। चलिए अब इस पूरे पावर स्ट्रक्चर को एक साथ एक मैप की तरह देखते हैं, ताकि सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं। प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरमैन, असली एग्जीक्यूटिव पावर प्राइम मिनिस्टर के पास, और उनके साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो पॉलिसी और गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बस यही है इंडिया के यूनियन एग्जीक्यूटिव का पूरा स्ट्रक्चर। तो आखिर में एक सवाल, हमारे सिस्टम में एक पावरफुल रियल एग्जीक्यूटिव है जिसे एक सेरेमोनियल हेड चेक करता है। क्या पावर और प्रोसीजर का यही ब्लेंड, यही बैलेंस एक स्टेबल डेमोक्रेसी का सीक्रेट है? इस पर सोचना जरूर बनता है।